नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये जो पाठ है लखनवी अंदाज, ये यहाँ पर यशपाल जी ने एक व्यंग रचना को लिखा है, जो कि उन्होंने जिसमें उन्होंने बताने का इस तथ्य को क्लियर करने का प्रयास किया है कि बिना कथ्य के यानी कि बिना किसी टॉपिक के भी कहानी को लिखा जा सकता है। लेकिन लिखते लिखते ये एक स्वतंत्र रचना बन चुकी है यहाँ पर। और इस स्वतंत्र रचना में उन्होंने सामंतवादी जो विचारधारा है उस पर कटाक्ष किया है, यानी कि जो लोग अपने दिखावटी जीवन शैली के आदी हो जाते हैं उन पर यहाँ पर व्यंग किया है, उन पर यहाँ पर कटाक्ष किया है। तो जैसे कि आपने देखा, चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा मनोरंजक है। तो आज भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी आज हम करेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चैप्टर हमने अपना पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था और हमने देखा था कि जो लेखक हैं इस पाठ के, यशपाल जी, वो एक बार ट्रेन में यात्रा करने के लिए चढ़े थे। और वो ये सोचकर ट्रेन में चढ़े थे कि पहले तो उन्होंने देखा कि जो सेकंड क्लास है वहां पर जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं और उन्होंने सोचा कि दूर उन्हें ज्यादा जाना नहीं है। लेकिन फिर उनके दिमाग में आया कि भीड़ से बचकर एकांत में अगर नई कहानी के संबंध में कुछ सोचना है और खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना है, तो इसके लिए सेकंड क्लास का टिकट ही लेना होगा। तो उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ही ले लिया और ये सोचकर वो डिब्बे में चढ़े थे कि डब्बा खाली होगा। जरा दौड़कर वो जब डब्बे में चले तो अनुमान के अनुसार उन्हें निर्जन डब्बा नहीं मिला, यानी कि डब्बा खाली नहीं था। वहां की एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश जो सज्जन थे, वो बहुत ही सुविधा के अनुसार पालथी मारकर वहां पर बैठे हुए थे और उनके पास नजदीक में ही दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। और डिब्बे में जब, क्योंकि जो लेखक हैं वो डिब्बे में अचानक ही चढ़ गए, तो शायद उनका डिब्बे में अचानक चढ़ना वहां पर बैठे सफेद पोश जो सज्जन थे उन्हें अच्छा नहीं लगा और उनके चेहरे पर इस चीज का असंतोष वाला भाव जो है उनके चेहरे पर दिखाई दिया। और ये कहानी जो है, देखिए, ये कहानी भी सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी ये जो कहानी है, इस कहानी में भी सूझ की चिंता में हो या खीरे के अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, यानी कि उन्होंने वो भी शायद इसी कारण उस डब्बे में चढ़े होंगे कि वो भी शायद कहानी की सूझ में होंगे कि कहानी के लिए टॉपिक सोचेंगे। और दूसरा कि जो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु है उसको सब लोगों के सामने खाने के लिए, सब लोगों के सामने न खाने के लिए। और तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि नवाब साहब ने भी संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया था, यानी कि जो नवाब साहब सफेद पोश सज्जन जो वहां पर पहले से बैठे हुए थे, लेखक कहते हैं कि उन्होंने भी संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया और हमने भी उनके सामने आत्मसम्मान के कारण अपनी आंखें चुरा ली, यानी कि हम भी छोटे नहीं बने, हमने भी पहले बात करना शुरू नहीं किया। और लेखक कहते हैं कि खाली बैठकर कल्पना करने की हमारी पुरानी आदत है, क्योंकि वो एक रचनाकार है, काव्य रचना करते हैं, गद्य रचना करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि खाली बैठकर कल्पना करने की जो हमारी आदत है वो पुरानी आदत है। और हम नवाब साहब जो हैं उनकी असुविधा के कारण का अनुमान करने लगे कि आखिर इनको क्या असुविधा यहाँ पर हमारे आने से हुई होगी, क्योंकि नवाब साहब ने भी बिल्कुल अकेले यात्रा करने की जो उनका एक अकेले यात्रा करने का कारण जो होगा
कि किफायती होगा और यहाँ पर वो अकेले बिल्कुल निश्चिंत होकर यात्रा करेंगे और उस पर किसी और का चढ़ना उन्हें गवारा नहीं होगा। तो अकेले सफर काटने के लिए ही शायद उन्होंने खीरे खरीदे होंगे और अब वो किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, ये उन्होंने सोचा होगा। अब बार बार लेखक कहते हैं कि हम उन्हें कनखियों से देख रहे थे और नवाब साहब भी गाड़ी खिड़की से बाहर देखने का एक दिखावा करते हुए वो भी कनखियों से लेखक को देख रहे थे और आखिर में उन्होंने बोल ही दिया, ओह आदाब अर्ज है जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो नवाब साहब ने जब इस तरह का संबोधन लेखक के सामने रखा तो नवाब साहब का जो सहसा भाव परिवर्तन है, क्योंकि अभी तक तो वो देख भी नहीं रहे थे और अब जो सहसा अचानक जो भाव परिवर्तन हुआ, लेखक कहते हैं कि उसको उन्होंने भांप लिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अपनी शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए, यानी कि अपने दिखावे की जो ये एक प्रवृत्ति है, इसको बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। हमें भी अपने जो आम लोग अक्सर जिस हरकत को करते हैं, क्योंकि वो अगर देखा जाए तो वो एक नवाब हैं, लेकिन फिर भी वो इस तरह के काम कर रहे हैं और लोगों को वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि हमें भी मामूली लोगों की हरकत में वो लथेड़ लेना चाहते हैं। फिर उन्होंने जवाब दिया, शुक्रिया काबिला शौक फरमाए, यानी कि लेखक कहते हैं हमने भी उन्हें शुक्रिया कहकर मना कर दिया। और फिर नवाब साहब के खीरे काटने का तरीका कि किस तरह से उन्होंने खीरे को धुलाया, किस तरह से उन्होंने खीरे को तौलिए से साफ करके पोंछा, उसके बाद उसे साफ करके छिला और उसके बाद चाकू से उसकी बहुत सुंदर सुंदर फांके बनाई और उसको साइड से गोंद के उसका झाग निकाला और फिर जेब से चाकू निकालकर उसकी फांके बनाई और फिर बहुत एहतियात से फांकों को तौलिए पर सजाया और उस पर जीरा मिला हुआ नमक जो है छिड़का और उसके बाद उसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर भी बुरक दिया। तो इन सारी चीजें यहाँ पे, ये जो सारी चीजें हो रही थी, जो इनकी प्रत्येक भाव भंगिमा जो थी, इसके उनके जबड़ों के स्फुटन से था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। इस पूरे काम में अगर उनका मुख देखा जाए, उनका चेहरा देखा जाए, तो वो खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही प्लावित हो रहा था, खुश दिखाई पड़ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो लेखक कहते हैं कि वैसे तो मियां जो हैं वो रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बचने के ख्याल में अब वो अपनी असलियत पर आ गए हैं। नवाब साहब, लेखक कहते हैं, नवाब साहब ने फिर से हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए लखनऊ का बालम खीरा है और नमक मिर्च दिए जाने, लेखक कहते हैं कि फिर से उन्होंने ऑफर किया और नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। लेखक कहते हैं कि इस तरह की जो खीरे की फांकें थी उससे हमारे मुंह में भी पानी जरूर आ रहा था, लेकिन उस वक्त आत्मसम्मान को निभाना ही उचित समझा, क्योंकि लेखक एक बार पहले मना कर चुके थे और दोबारा से फिर से हाँ करना उनकी भी शान के खिलाफ था। तो उन्होंने शुक्रिया, इस वक्त तलब नहीं महसूस हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, यानी कि पेट थोड़ा सा खराब है, कहकर नवाब साहब को मना कर दिया। अब नवाब साहब की जो आंखें थी वो तृष्णा नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर उन्होंने देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गई।
तो जैसे कि मैंने पिछले सेशन में भी आप लोग को बताया था कि जब हम किसी चीज को स्मेल करते हैं, किसी चीज को सूंघते हैं, तो अगर हमें उसकी खुशबू पसंद आती है, उसका स्वाद पसंद आता है, तो हमारी जब हम स्मेल करते हैं तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो बिल्कुल उनके साथ भी इस तरह से हुआ। और मुंह में भर आए पानी का जो घूंट है, क्योंकि पानी का घूंट जो भी हम टेस्टी चीज देखते हैं, अगर वो चटपटी हो या मीठी हो या नमकीन हो या आपको अच्छा लगने वाला कोई स्वाद हो, तो जब आप उसे देखते हैं और इतना करीब से देखते हैं तो वो आपके मुंह में जरूर पानी आ जाता है। तो सेम नवाब साहब के साथ भी हुआ। तो नवाब साहब ने उस आए हुए पानी यानी कि जब हमें कोई टेस्टी चीज दिखाई देती है, अपनी मनपसंद चीज दिखाई देती है, तो हमारे मुंह में जो लार ग्रंथियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और उनसे हमारे मुंह में लार निकलने लगती है और मुंह पानी से भर जाता है। तो तब नवाब साहब ने उस पानी के घूंट को गले से उतारा और जो फांक थी खीरे की उसे खिड़की से बाहर छोड़ दिया। और नवाब साहब हर खीरे की फांक को नाक के पास ले जाकर वासना से उसका रसा स्वादन करते और खिड़की से बाहर फेंक देते, क्योंकि उनके अंदर एक प्राउड आ गया था, उनके अंदर एक चीज आ गई थी कि जो खीरे इन्होंने नहीं खाए, मैं नवाब होकर कैसे खा सकता हूँ। तो नवाब साहब ने खीरे की सभी फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। देखिए, हमने अपना चैप्टर यहाँ तक पिछले सेशन में पढ़ा था, तो अभी उसका रिवीजन भी हो गया। जिसने पिछले सेशन में क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, अभी हमने पढ़ लिया कि क्या चैप्टर हमारा चल रहा था और यहाँ से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पाठ है लखनवी अंदाज, ये यशपाल जी ने उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लिखा है जो कि वास्तविकता से बेखबर है और एक बनावटी जीवन शैली जीने का आदी है। क्योंकि जो पहले नवाब रहा होगा शायद उसकी सत्ता जो है समाप्त हो गई होगी, लेकिन जो एक उनकी जीवन शैली जो बन चुकी है, बनावटी जीवन शैली जो उनकी बन गई है, उसके वो अब आदी हो गए हैं और उसी को वो सच समझते हैं। वही उनके लिए वास्तविकता है। वो संसार की जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें हैं, यहाँ पर आज के समय में ऐसी भी बहुत सारी परजीवी संस्कृतियां देखी जाती हैं। परजीवी संस्कृति यानी कि जो दूसरों की देखा देखी जीवित हो, दूसरों पर आधारित हो, दूसरों पर निर्भर हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की हरकतें उन जो नवाब साहब थे उन्होंने भी की और उन्होंने खिड़की की से सभी फांकों को बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ इस तरह से पोंछे कि मानो कह रहे हों ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब नवाब साहब जो थे वो खीरे की तैयारी यानी कि खीरे को धोने से लेकर, साफ से छीलने से लेकर, उसका सफेद जो झाग उसे निकालने से लेकर, उसकी फांके काटने से लेकर, इस सारी तैयारी और इस्तेमाल से वो थक गए और लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? तो ये केवल देखिए यहाँ पर बताया कि ये एब्स्ट्रैक्ट तरीका यानी कि ये केवल अमूर्त है। आपने खीरा खाया नहीं है, आपके पेट की तृप्ति नहीं हुई है, आपकी भूख नहीं मिटी है, तो ये केवल आपने बहुत संतुष्ट होने का ये बहुत ही छोटा तरीका है और बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरीका है। तो क्या ऐसे
तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है, तो ये केवल मात्र दिखावा है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। और अब नवाब साहब ने जिस तरह से पेट भरा होने पर, जब हम कोई चीज को खाते हैं तो उसके बाद पेट भरने पर हम डकार लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह का जो स्वर है नवाब साहब की ओर से भी सुनाई दिया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। और फिर नवाब साहब ने लेखक से इस तरह से कहा कि खीरा जो है वो ऊंचे डकार मारने के बाद उन्होंने कहा कि लेखक कहते हैं हमारी ओर देखकर कहा कि खीरा लजीज तो होता है लेकिन शकील होता है, यानी कि थोड़ा सा जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ खाद्य पदार्थ जो ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, तो पेट के लिए कई बार ऐसा होता है कि ठंडियों में अगर आप ठंडी चीजें खाएंगे तो डाइजेस्ट आपको जल्दी से नहीं होंगी, और गर्मियों में अगर आप उल्टी सीधी चीजें जैसे बाहर का खाना आप खाएंगे या स्ट्रीट फूड खाएंगे या जंक फूड खाएंगे तो वो आपको दिक्कत करेगा। तो इसी तरह नवाब साहब खीरे के बारे में बता रहे हैं कि खीरा लजीज तो होता है लेकिन थोड़ा सा शकील होता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी कि पेट में जाकर थोड़ा सा सख्त होता है, हमारे पेट की जो आंतें हैं उन पर बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। और लेखक कहते हैं कि हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए और ये है इस नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर लेखक ने इस पाठ को शुरू ही जो ये लखनवी अंदाज यहाँ पर व्यंग लिखा गया है, तो ये लेखक ने सिर्फ और सिर्फ यही साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु स्वतंत्र रचना के रूप में हम किसी भी कहानी को पढ़ सकते हैं। तो ये लेखक को कहाँ से ये सारी चीजें याद आई? लेखक को यहाँ से ये सारी चीजें याद आई कि जब उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि उन्होंने बिना खाए खीरे को केवल उसका रसास्वादन करके उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया था, और इससे कभी भी उदर की तृप्ति नहीं हो सकती, इससे कभी भी पेट नहीं भर सकता। लेकिन जब बिना पेट भरे ऊंचे डकार का स्वर सुनाई दे सकता है, तो क्या बिना किसी विचार के, क्योंकि कई बार हमें कहानी लिखने के लिए बहुत विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के, लेखक की केवल इच्छा मात्र से, यहाँ पर आपने देखा इस पाठ में ना तो कोई विचार आया है मन में, ना ही कोई घटना घटित हुई है, और ना ही कोई यहाँ पर बहुत सारे पात्र हैं। यहाँ पर लेखक की केवल इच्छा मात्र है कि वो इसको लिखे, एक स्वतंत्र रचना के रूप में लिखे, तो उसी के कारण ये पाठ जो है यहाँ पर लिख दिया गया है, एक नई कहानी बन गई है। पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है, लखनवी अंदाज। तो इस पाठ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पाठ है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम्स में भी आपके ये प्रश्न हमेशा आते हैं, तो हम अब इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। बहुत ही इजी है, और क्योंकि पाठ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था तो आपको प्रश्नोत्तर करने में बहुत ही आनंद आने वाला है, और बहुत ही इजी आपके लिए क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो शुरू करेंगे हम। सबसे पहला प्रश्न इसका, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? लेखक जब अचानक से सेकंड क्लास की उस बोगी में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा एक सफेद पोश व्यक्ति जो है वो लखनऊ के नवाब जो है वो बैठे हुए हैं, तो उनसे बात, उनको उनके
किन हाव भावों से लेखक को ये महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए, यानी कि लेखक से बातचीत करने के लिए जरा सा भी उत्सुक नहीं है। देखिए, सबसे पहला, जैसे ही डब्बे में लेखक ने प्रवेश किया तो जो वहां पर नवाब साहब बैठे थे उनके चिंतन में व्यवधान पड़ा, यानी कि उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बहुत ही उनके चेहरे पर जो व्यवधान के, यानी कि किसी भी चीज में अगर आप अचानक चले जाते हैं तो उनके फेस पर जो व्यवधान के भाव थे वो साफ साफ उभर रहे थे और असंतोष उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, उनकी आंखों में असंतोष दिखाई दे रहा था। और उन्होंने लेखक से बात करने की पहल भी नहीं की थी और वो लेखक की ओर देखने के बजाय खिड़की से बाहर देख रहे थे। और इस तरह के हाव भावों से हम महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे, उन्हें जरा भी उत्सुकता नहीं थी लेखक से बातचीत करने की। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा, यानी कि बहुत तरीके से उन्होंने खीरा काटा, नमक मिर्च भी उस पर बुरका और अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो ऐसे में उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा और उनका ऐसा करने से उनके कैसे व्यवहार को इंगित करता है। सबसे पहले तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, दूसरा ऐसा करना उनके किस व्यवहार की तरफ इंगित करता है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर बिल्कुल यही चीज लिखेंगे कि नवाब साहब ने बहुत ही ज्यादा यत्न पूर्वक खीरा काटा, नमक बुरका और अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्योंकि उनका ऐसा करना उनके नवाबी अंदाज को दर्शाता है, उनकी नवाबी ठसक जो उनके अंदर है, नवाबी आन जो उनके अंदर है, उसको दर्शाता है। और दूसरा, उनका ये जो व्यवहार है वो लोगों से अलग काम करने की, यानी कि जो नवाब लोग हैं वो बाकी आम लोगों से अलग काम करते हैं और अपने आप को अलग दिखाना, अपने आप को नवाब दिखाना, अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाना, इस तरह के व्यवहार को, यानी नवाबीपन दिखाने की जो प्रकृति है, इस तरह के स्वभाव को इंगित करता है, इस तरह के स्वभाव को दिखाता है। तो बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, क्या किसने, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो इस पाठ को लिखने में, जैसे कि लेखक ने बताया, जब अंत में जो नवाब साहब थे उन्होंने खीरे को केवल मात्र सूंघा और सूंघने के बाद खिड़की से बाहर फेंक दिया, और खिड़की से जब उन्होंने बाहर फेंका तो उन्होंने उसके बाद एक बड़ी सी डकार ली, जैसे इंसान का पेट भर जाता है तो ऐसी उन्होंने डकार ली। तो लेखक कहते हैं कि उसी समय जो है उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, जिसके लिए जो एक मोटिव जो उनको चाहिए था, इस ट्रेन में बैठकर जो वो एक सोचना चाहते थे कि वो एक नई कहानी बनाएंगे, वो एक नया विचार अपने मन में सोचेंगे, कहानी लेखन के बारे में नए पात्रों का वो निर्माण करेंगे। लेकिन यहाँ तो बहुत ही अच्छा उन्हें एक टॉपिक मिल गया कि बिना किसी कथ्य के, बिना किसी टॉपिक के उन्होंने एक स्वतंत्र रचना लिख दी। जैसे कि, तो आप यहाँ पर यशपाल जी के विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर लेखक का तो मानना है कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। अर्थात कोई भी विचार जो है, घटना जो है, वो पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन
लेखक कहते हैं यहाँ पर हम आपका जो विचार है आप उस पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कहती हूँ कि यहाँ पर मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के भी कोई कहानी हो सकती है। लेकिन क्या है, कहानी में कोई विशेष वर्णन जरूर होना चाहिए। अगर आप कहानी लिख रहे हैं तो भले ही उसमें पात्र ना हो, कोई घटना ना हो, लेकिन कुछ विशेष वर्णन होना चाहिए और इसका कुछ कारण होना चाहिए कि कहानी कहाँ पर घटी थी, कब घटी थी, इसका परिणाम क्या हुआ और घटना से कौन कौन से लोग प्रभावित हुए। तो इस तरह से हम किसी भी कहानी के लिए विचार और घटना और पात्र जो है वो आवश्यक होते हैं, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक ने लिखा है क्योंकि ये एक उनकी स्वतंत्र रचना है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर आपको बताया कि जो ये आपका यहाँ पर निबंध लिखा गया है इसको आप और क्या नाम देना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज, तो लखनवी अंदाज जो आपके चैप्टर का नाम दिया गया है, इसमें आप और क्या क्या ऐड करके लिख सकते हैं और क्या क्या आप इसको नाम दे सकते हैं। पाठ आपने पूरा पढ़ लिया है, बहुत ही सारी अच्छी बातें आपने इसमें जानी कि किस तरह से जो समाज है उसमें दिखावे की प्रवृत्ति जो है, समाज जो है जो अपनी एक आन है, सत्ता जो है उसको नहीं छोड़ पाता है, अपने दिखावे की प्रवृत्ति में वो आगे बढ़ता जाता है। तो इस पर आप और क्या क्या नाम दे सकते हैं वो आप यहाँ पर। अगला आपका इसी पाठ से दिया गया है रचना और अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर जो रचना और अभिव्यक्ति, पांचवा जो प्रश्न है आपका, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इस पर पूरी प्रक्रिया अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर नवाब साहब की खीरा खाने की जो तैयारी है उसको व्यक्त किया गया है, ये आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न है, किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो ये आपके ऊपर है, आप बता सकते हैं जो चीजें आपको पसंद है, आप उन चीजों को खाने के लिए किस किस तरह की तैयारी पहले से करते हैं, तो वो आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौकों के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो ये भी प्रश्न आपके लिए है क्योंकि क्लास 10th में अभी आप हैं, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आपको थोड़ा बहुत चीजें जो है वो बाहर की भी पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि खीरे के संबंध में, और ये आप देख रहे हैं रचना और अभिव्यक्ति ही है, तो आपने इसमें स्वयं रचना करनी है प्रश्न के उत्तर की। तो खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है कि उन्हें इस तरह की कोई सनक है। तो आपने कई और नवाबों की भी जो सनक है और शौक है उसके बारे में कहीं पर पढ़ा होगा, कहीं पर सुना होगा, तो आप किसी एक पर यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप भी हो सकता है? तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा प्रश्न दिया गया है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप भी हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो इसमें तो आप सबसे पहले हाँ ही लिख सकते हैं क्योंकि सनकों का सकारात्मक प्रयोग भी, सकारात्मक रूप भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं, बहुत सारे जो खोज कर, अक्सर उनके जो काम होते हैं वो सनक से ही जुड़े हुए होते हैं, यानी कि उनके शौक होते हैं, वो बहुत सारी चीजों का शौक रखते हैं और उस पर काम करते हैं। तो इस पर आप किसी वैज्ञानिक के बारे में, किसी महान व्यक्ति के बारे में, महापुरुष के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमारा पाठ लखनवी अंदाज कंप्लीट हो गया है और हमने बहुत अच्छे से इस पाठ को पढ़ लिया है, समझ लिया है और इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।